स्वागत है दोस्तों मेरे नए वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राजा सुधांशु। दोस्तों आज बात करेंगे नेपाल के बारे में। आज भी बात करेंगे नेपाल के बारे में। भी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे कई पुराने वीडियो जो यूट्यूब पे हैं वो नेपाल के बारे में ही बताए गए हैं। जैसे कि बीते समय में काफ़ी नेपाल में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने कई होटल्स, कई दुकानें और अपने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग्स को भी जला दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार से वो काफ़ी पीड़ित हो चुके थे। दोस्तों वो एक नई सरकार की बनाने की बात कर रहे थे, जो कि अब बन चुकी है। सुशीला कार्की जी उसकी सरकार की प्रमुख बनी है, जो कि नेपाल को अब संभालेंगी। दोस्तों प्रधानमंत्री बनने से पहले कई नेताओं के नाम आगे आए थे। जैसे काठमांडू के मेयर थे बालेन शाह, जिन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं बन सकता, मैं चुनाव में उतरूंगा, लेकिन अभी के लिए जो सरकार है मैं उसमें कोई हिस्सा नहीं लूँगा। और एक डॉक्टर थे, उनका भी नाम आगे आ रहा था, लेकिन जैनजीत ने कई बार अपने बैठकों में चर्चा की कि सुशीला कार्की जी का नाम सबसे आगे आ रहा था, क्योंकि बालेन शाह और अन्य लोगों ने, बालेन शाह की बात करूं तो बालेन शाह ने अपना नाम पीछे कर लिया था, तो सुशीला कार्की जी का नाम ऊपर आ गया। तो सुशीला कार्की जी के पर ये जनजीत का एक धड़ा, एक हिस्सा, एक समूह ये कह रहा था कि सुशीला कार्की BHU से पढ़ाई की हुई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है और भारत से संबंध है इनका, तो ये भारत की तरफ रहेंगे। कुछ समूह के, कुछ लोगों के, जो जनजीत के कुछ समूह हैं, उनका ये बात, वक्तव्य रहा है, अपना पक्ष रहा है। लेकिन सुशीला कार्की जी के बारे में बात करें तो सुशीला कार्की जी नेपाल की पहले चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं 2016 से 2017 के बीच में। इनका जन्म 7 जून 1952 विराटनगर नेपाल में हुआ है। शिक्षा त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री इन्होंने की है। सुशीला कार्की जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर कर रखी है इन्होंने। पति का नाम है दुर्गा प्रसाद सुवेदी और ये बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही संभ्रांत महिला है, बहुत ही मुख्य न्यायाधीश हैं, तो बात ही क्या कहना है। सबसे अच्छी एक महिला को एक मिला है जिम्मेवारी, जो नेपाल के जैनजीत ने दिया। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में तीनों पार्टियों ने सुशीला कार्की जी के नाम पर सहमत नहीं थे। कारण क्या था, वहीं भारत के पक्ष में है। और कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जो कह रही हैं कि ये संसद भंग नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, जितना जनता आ चुकी है, तो नई सरकार बननी ही चाहिए। तो इन पर सहमति नहीं थी सुशीला कार्की जी पर। तो 3 पार्टियां हैं वहाँ पे। एक तो है नेपाली कांग्रेस, जो शेर बहादुर देउबा उसके बहुत बड़े लीडर हैं। एक है पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, उनकी एक अलग पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी है। एक और कम्युनिस्ट पार्टी है जिसके लीडर हैं KP शर्मा ओली, जो इस्तीफा दे चुके हैं। तो दोस्तों ये 3 और भी पार्टियां हैं नेपाल में, लेकिन छोटी छोटी हैं, उनकी उतनी ताकत रही नहीं है। 3 पार्टियां हैं जिनकी ताकत है, और तीनों पार्टियों ने पहले मना किया था सुशीला कार्की जी को कि ये प्राइम मिनिस्टर ना बने। लेकिन वहाँ के सेनाध्यक्ष हैं, सेनाध्यक्ष का नाम है अशोक सिंहदेल। अशोक सिंहदेल ने मतलब कि जो राजशाही के जो लोग हैं, जो उनके समर्थक लोग हैं, राजशाही के लोग नहीं, राजशाही के समर्थक लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। दरअसल क्या हुआ कि KP शर्मा जी प्रधानमंत्री थे, वो अब इस्तीफा दे चुके हैं। कई कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, नेपाल की बात कर रहा हूँ। तो अब सेना आ चुकी है, तो अब सब सेना प्रमुख ही संभाल रहे हैं। तो अब जो सरकार बनने वाली थी, जो कि अब बन चुकी है, तो उससे पहले वो राजशाही के जो समर्थित लोग थे, जो समर्थन करते थे, समर्थक थे, उससे वो मिलना शुरू कर दिए नेपाली सेना प्रमुख। और मतलब कि कई बैठकों में शामिल करने लगे, जिससे तीनों पार्टियों को लगा कि अब जो सत्ता है वो राजशाही के पास चली जाएगी, और राजशाही जो है उनके हाथ में सत्ता कहीं ना आ जाए, उनके समर्थकों के हाथ में कहीं सत्ता ना आ जाए।
दोस्तों 2008 से पहले ना नेपाल में राजशाही हुआ करती थी, और उसके बाद 2008 के बाद जो है अब जो शक्ति थी वो संसद के पास चली गई। ये मैंने पुराने वीडियो में भी बताया हुआ है। तो इसलिए इन तीनों पार्टियों ने बेमन से या फिर मन से ही सुशीला कार्की जी को मान लिया, और उन्होंने मांग किया है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाए। कुछ लोगों ने कहा कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, कुछ लोगों ने कहा कि कई बातें, लेकिन उन्होंने कहा है, कई पार्टियों ने कहा है, राजनीतिक पार्टियों ने नेपाल की कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है सुशीला कार्की जी के नाम से, और जनजेट का भी सहमति बन चुकी है। दोस्तों एक बात करूं नेपाल के बारे में। नेपाल का अगर आप नक्शा देखोगे ना, अगर आप मैप में जाओगे और नेपाल का जब नक्शा देखोगे तो आप देखोगे ना कि चाइना और इंडिया दोनों से उनका सीमाएं मिलती हैं, ठीक ना। और दोनों देश जो है टॉप 5 इकोनॉमी में। भारत पहले 5वें पे चला, अब चौथे पे जाएगा, शायद 5वें पे ही है, चौथे पे कुछ लोग कहते हैं चौथे पे चला गया है, लेकिन चला जाएगा 5वें पे इस समय। और बात करें चीन की तो दूसरे नंबर पे है ना, वो तो अपने आप को महाशक्ति मानने लगा है। तो दोनों देशों से इसकी नेपाल की सीमाएं मिलती हैं दोस्तों, ठीक ना। तो वो उसका एक ऐसा लोकेशन है ना कि इसमें शांति रहनी जरूरी है ना, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से दोनों देशों ने नेपाल पे नज़र बनाए रखे हुए है कि वहाँ पे शांति रहेगी। तो अपने यहाँ भी हम लोग चिंतित, वहाँ की जो सरकार है वो चिंतित नहीं रहेंगी, चाहे वो चाइना की सरकार हो चाहे वो भारत की सरकार हो। दोस्तों आप बात करते हैं नेपाल की इकनॉमी पे। नेपाल की इकनॉमी जो है ना वो ज़्यादातर वहाँ पे पहाड़ी है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, पहाड़ हैं, पशुपतिनाथ जी का मंदिर है जिनको मैं बहुत मानता हूँ, शिव जी हैं, भोले बाबा हैं। तो दोस्तों कई लोग धार्मिक यात्रा पे भी जाते हैं, कई लोग वैसे धार्मिक यात्रा के साथ साथ, मतलब पहाड़ी इलाका है तो बहुत खूबसूरत जगह है नेपाल, तो वहाँ पर भी घूमने फिरने के लिए लोग जाते हैं। तो उसकी पूरी इकनॉमी जो है, ज़्यादातर इकनॉमी जो है टूरिज्म पर भी चलती है, और कुछ लोग बाहर देशों में भी जाते हैं कमाने के लिए, तो वो भेजते रहते हैं, तो उससे भी उसका आय होता है। तो दोस्तों वहाँ पे कई सारे होटल्स थे टूरिस्ट के ठहरने के लिए, कई सारी दुकानें थी जहाँ से टूरिस्ट शॉपिंग करते थे, कई खाने पीने की दुकानें थी, कई घूमने के लिए जगह थी। वो सब प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में नुकसान पहुंचा दिया, कुछ जला उला दिया, मैं कहना चाहता हूँ। गुस्से में इतना भ्रष्टाचार हो चुका था, इतना जनजीट इतने गुस्से में थे कि सब कुछ ज़्यादा ही जला दिया, कुछ नुकसान कर दिया। तो उनको नुकसान तो हुआ है। अब देखिए नेपाल इससे भी उबर जाएगा, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत मेहनती, बहुत सच्चे लोग हैं नेपाली, वो अपना खुद जो है अपना फिर से पटरी पे अपने देश को लाएंगे और आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। दोस्तों बात करें कई भारतीय पत्रकारों की, कई भारतीय पत्रकार वहाँ पे गए थे, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, कई इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार के ही लोग हैं। कई भारतीय पत्रकार गए वहाँ पे, मतलब शूट करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए कि क्या हालत है नेपाल के। तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं नेपाली, वहाँ पे थोड़ी सी मारपीट कर दी भारत के पत्रकारों से। तो उनका ये पक्ष था कि, दोनों का पक्ष मैं बताता हूँ। नेपाली पक्ष ये था कि नेपाल के जो युवा थे, जो कुछ लोग मारपीट कर रहे थे, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, तो नेपाल के लोग ये कह रहे थे, नेपाल के जो मारपीट कि ये हमारे नेपाल के जो प्रदर्शन हम लोग के यहाँ हुआ है, ये भारतीय मीडिया जो है निगेटिव तरीके से दिखा रही है, निगेटिव तरीके से दिखा रही है कि हमने अपने देश को जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसीलिए पत्रकार कुछ पीटे गए हैं। और पत्रकार की पक्ष की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि हमें पीटा गया है, हम तो पत्रकारिता का धर्म निभा रहे थे, वगैरह वगैरह। ठीक है, दोनों पक्ष का मैंने आपके सामने बता दिया कि आप किसके तरफ हैं, आप खुद, आपका बुद्धि विवेक पे हम छोड़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेपाल के बारे में ही कि नेपाल के लोग जो फिर से अपने देश को
अच्छे से फिर से संवारेंगे, फिर से मेहनत करेंगे और अपने देश को पटरी पे लाएंगे। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि नेपाल फिर से उठ खड़ा होगा और अपने इकोनॉमी को और अपने जो खराब जो सिस्टम हो चुके थे उसे फिर से अच्छे से पटरी पे लाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में किसी और बात पे चर्चा के लिए हम आपसे रूबरू होंगे, आपसे मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए। आप कुछ सलाह देना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग को नमस्कार।